नाज़रीन आदाब। अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए बात करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन और अब मेरे पास एक ऐसा पैग है उसके साथ मैं बात कर सकता हूँ और वो है माहल बलोच के हवाले से। माहल बलोच जो अभी 26 अगस्त को पूरे बलूचिस्तान में कोई तकरीबन 8-10 जगह पर हमले हुए और तकरीबन 39 के करीब 39 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए, कई लोग ज़ख्मी हुए और उसके बाद फिर दहशतगर्दों पर हमले किए गए, यानी जिन लोगों ने ये परपेट्रेटर्स जो थे उनको भी टारगेट किया गया और उनके साथियों को। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मरे हैं और ये बहुत अरसे के बाद एक बड़ा खौफनाक किस्म का वाक़या था और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट जो है वो बीबीसी उर्दू के ऊपर रियाज़ सुहेल साहब ने की है, जो कि माहल बलोच की लाइफ़ के ऊपर है कि वो किस किस्म की खातून थी, एक सॉर्ट ऑफ प्रोफ़ाइल है। माहल बलोच वो खातून हैं जिन्होंने गाड़ी को टकराया था जाके बेला में एक चेक पोस्ट से, मेरा ख़्याल है उन्होंने टकराया था ये जी, एक सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के कैंप के दरवाज़े से उन्होंने टकराया जहाँ पर काफ़ी सारी हलाकतें हुईं। महाल बलोच जो हैं, ये ताल्लुक इनका बीएलए से था और फिर इसके बाद मजीद ब्रिगेड से इनका ताल्लुक, यानी बीएलए से एक स्टेप ऊपर है जो उनका एक तरह से आप समझिए आर्म्ड विंग है, मजीद ब्रिगेड। उसके साथ उन्होंने 2022 में पहले बीएलए और फिर 2023 में वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनी और उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। जो रीज़न है मैंने ये बात करने की वो ये है कि जनाब ये एक लॉयर थी, बाय एजुकेशन वो तालीम उनकी जो थी वो एलएलबी की थी। इससे पहले उन्होंने एफए किया था गवादर कॉलेज से और उसके बाद उन्होंने एलएलबी की तालीम हासिल कर रही थी तुर्बत से और फिर एलएलबी की तालीम हासिल करने के बाद इंटर्नशिप कर रही थी। गालिबन अभी तालीम कंप्लीट हुई थी या नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इस वक़्त एक जगह पर इंटर्नशिप कर रही थी एंड सडनली आपको पता चलता है कि उन्होंने हमला कर दिया। अब हम इनको कह रहे हैं दहशतगर्द। ये एक इस तरह की चीज़ है जैसे वो फ़लस्तीनियों के ऊपर स्टिक नहीं करता ना, जब वो गोरे कहते हैं कि ये तो वो हैं, दहशतगर्द हैं। तो आपको कभी कोई असर पड़ा है, आपके दिमागों पर असर पड़ता है कि वो फ़लस्तीनी दहशतगर्द हैं? आपके दिल में कभी ये बात नहीं आएगी बिकॉज़ आप उनके कॉज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि नहीं भाई दहशतगर्द किस तरह से हैं, आप लोग उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हो, आप उनके ऊपर जो है वो घरों पर कब्ज़े कर रहे हो, उनको उनके घरों से निकाल रहे हो, उनकी ज़मीन पर आपका कब्ज़ा है। तो फिर उनके रिसोर्सेज़ पर आपका कब्ज़ा है, तो आप उनको कैसे दहशतगर्द, वो तो रेज़िस्ट कर रहे हैं, वो तो फाइट बैक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो लड़की है इसका जो फैमिली है, वो फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, तो उनके जो मामू हैं वो एक सरकारी अफ़सर हैं। उनके जो चचा हैं वो रह चुके हैं, उनके वालिद जो हैं चचा 2 बार गवादर के ज़िला नाज़िम और चेयरमैन रहे हैं। मामू एक सरकारी अफ़सर हैं, वालिद जो हैं वो भी चेयरमैन रह चुके हैं सरबंदर यूनियन काउंसिल के 2 बार चेयरमैन, जो उनका आबाई इलाका है। व्हिच मीन्स कि एक पॉलिटिकल फैमिली है और अगर वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुतमव्वल या कोई अमीर ना भी हों मगर एक स्टेबल बैकग्राउंड से है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है। सो ये एक कंप्लीटली नज़रियाती किस्म का एक हमला है और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो मैक्सिम गोर्की की किताब माँ, उनके तस्वीर जो उनके फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर है। द आर्ट ऑफ वॉर, क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो की किताब तारीख मुझे बरी कर देगी का तर्जुमा, फ्रांस काफ्का, तो मार्क्सिस्ट टेंडेंसीज़ हैं। मैंने खुद भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रखी है बलूचिस्तान के हवाले से, मेरा एक रिसर्च पेपर भी है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जर्नल में पब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर हमने यही बहुत सारे बलोचों से बात की थी और उनका हमें यही जो फीडबैक था, उससे मैं एक चीज़ जो मैंने देखी है अपने फ़ोकस ग्रुप से या वैसे जो डिस्कशंस हुई मेरी, तो मैंने तो यही सीखा उस सारी चीज़ से कि नंबर 1 हमारा वहाँ पर एक जो मेरा मेन फ़ोकस था कि हमारा फ़ोकस नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि वो बड़े पढ़े-लिखे होते हैं, वो उनकी एक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के जो आम मास्टर्स का या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होगा उसके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। इसका भी कंपैरिज़न एक तरह से आप फ़लस्तीन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा दुनिया में एक जो ओप्रेस्ड कम्युनिटी है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा पीएचडीज़ की जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज के हवाले से पर 100 पीपल जो पीएचडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पैलेस्टीनियंस में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो तालीम के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उसी को यहाँ पर भी फ़ोकस किया गया है। इस बलोच भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा और वो पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। अब ये जो लड़की है इसने जो हमला किया ये इतने इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मैं आपको एक क्लैरिफ़ाई भी करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि
माहल बलोच की एक और भी सोशल मीडिया पर जो है ना वो कैंपेन चल रही है कि जी ये महारंग बलोच के साथ जो अभी रिसेंटली आए थे लोग, उसके अंदर ये भी शामिल थी, क्योंकि एक माहल बलोच नामी खातून जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे, अबडक्ट किया गया था। ये वो माहल बलोच नहीं है, वो अभी ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदा रखे। ज़मानत पर वो रिहा हो गई थी। वो पॉलिटिकल एक रैली थी, उसके अंदर वो एक सियासी किस्म की अरेस्ट था। ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा, अब बात ये है जो इस हवाले से मैं करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक़्त एक शोर मचा हुआ है कि जी महारंग बलोच ने मज़म्मत नहीं की। महारंग बलोच ने आज भी बाय द वे एक ट्वीट कर दी है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम इसको अपोज़ करते हैं और हमारी एक पीसफुल एक मूवमेंट है और हम जो है वो हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम ये चीज़ें करने के लिए नहीं। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, मैं कहता हूँ कि कभी-कभार गुस्सा आता है उसके ऊपर कि ये किस नस्ल के लोग हैं जो कि अपनी नाक के नीचे देखने से, बिल्कुल नाक की सीध में देखने के अलावा इनका कोई विज़न नहीं है। और फिर ये कहना है कि जी कोयटा पराठा को जो है वो कोयटा रेस्टोरेंट, कोटा चाय को हमें जो है वो बॉयकॉट कर देना चाहिए, एज़ इफ कोयटा मतलब सबसे इतनी ये कितने अनइन्फॉर्म्ड लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि कोयटा में अमूमन पश्तून होते हैं और जो यहाँ पर ज़्यादातर जो कोयटा चाय पराठा वगैरह खुले हुए हैं वो पश्तूनों के हैं, वो बलोचों के हैं नहीं, और पश्तून आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हरकत नहीं कर रहे जिसके बारे में आप इतने टची हो जाएँ। जो लोग मर रहे हैं, मैं उनको किसी सूरत ये नहीं कह सकता कि उनके साथ ठीक हुआ। इंतहाई दिलदोज़ और किसी को उसकी शनाख्त की वजह से कत्ल किया जाना किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि काबिले मज़म्मत है, मैं कह रहा हूँ काबिले बर्दाश्त नहीं है। मगर एट द सेम टाइम क्या किसी को उसके हकूक़ माँगने के लिए, माँगने की वजह से उसके ऊपर उसको डिटेन करना, उसको गायब कर देना, उसको एक इलेक्शन फेयर एंड फ्री तक ना देना, उसकी क़यादत को सामने ना आने देना, कभी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन उस सूबे में ना करवाना, ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि पिछले 10 दिन से आप लोग सुन रहे होंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। मगर असल जो पॉइंट है वो ये है कि आप पाकिस्तान जो एक मुल्क है, इसकी 4 इकाइयाँ हैं। पंजाब सूबा, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा कुछ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर एरियाज़ हैं जिसमें इस्लामाबाद है या ट्राइबल एरियाज़ हैं तो थे जो कि पश्तून बलूच खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़म हो गए, मगर फिर आपका आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, मगर ये जो इकाइयाँ हैं ये एक दूसरे के साथ रहने पर आमादा हैं। पश्तून आप पश्तूनों का पश्तून एरिया से यानी खैबर पख्तूनख्वा से पानी गुज़रता है, आपका दरिया गुज़रता है जो कि पंजाब में आता है, पंजाब से आगे सिंध में जाता है और वो समंदर में जाता है। तो हमारे पास वो अजनास हैं जो कि सिंध के, कराची के शहरियों को ट्रेड करनी है, वो पंजाब के अंदर वो अजनास मौजूद हैं और पंजाब की अजनास कहाँ जाएँगी अगर आपके पास पानी ना हो, और सिंध के पास जो है वो गैस है और वो गैस जो है वो पंजाब इस्तेमाल करता है या बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान को आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं? वो अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि बलूचिस्तान को सिवाय 2 चीज़ों के, एक ये कि बल्कि एक चीज़ के कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। इसके अलावा आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं? वेयर इज़ द ट्रांज़ैक्शन? कोई नेगोशिएशन का प्रोसेस कहाँ पर है? आप उनसे क्या हासिल आप उनसे हासिल कर रहे हैं, आप उनसे मादनियात हासिल कर रहे हैं, आपका सोना वहाँ से निकल रहा है, आपका गवादर पोर्ट वहाँ पर है, आपको कोयला वहाँ से निकालना है, आपको 10 तरह की जो है वो आपकी गैस तो आपको पता ही है। तो आप उनको बदले में क्या देते हैं? क्या वहाँ पर प्याज़ जाती है पंजाब से, जिसके बगैर वो नहीं रह सकते? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसके बगैर बलूचिस्तान का गुज़ारा नहीं है? जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक चीज़ है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है सिक्योरिटी बलोचों को, क्योंकि बलोचों की आबादी बहुत कम है। तो अब वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड अगर आप ना कर रहे हो, बल्कि उनको आपसे सिक्योरिटी चाहिए हो, यानी कि आपसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपसे सिक्योरिटी चाहिए। आप उनको कत्ल ना करें, ये सिक्योरिटी उनको चाहिए। सो व्हाट आर वी डूइंग टू नेगोशिएट? और हमने ये कोई नई बात नहीं, 2010-11 में हम देख चुके हैं, वो बलूचिस्तान पैकेज आया था एक जनरल कियानी के ज़माने में। आपने कहा बलोचों की जो है वो पंजाब की वो सॉरी पाकिस्तान आर्मी के अंदर पंजाबियों की तरह उनको भी बड़ी तादाद में जो है वो शामिल किया जाएगा। बट व्हाट हैव वी डन? कत्ल करने के अलावा, लाशें भिजवाने के अलावा, लोगों को गायब करने के अलावा, हम बलोचों को क्या दे रहे हैं? ये एक सीरियस डिस्कशन है, जो कि आपको अपने घर में करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग में करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ फैक्ट रिमेन्स
कि जब पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग, समझदार लोग, कानून की समझ रखने वाले लोग बम धमाके में अपने आप को भी, यानी इतने इतने गुस्से में हैं कि आपको मारने के लिए वो अपने आप को मारने के लिए भी तैयार हैं। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, जब तक आप ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप इस मसले को हल करने की तरफ नहीं जा सकते। और जो बड़े-बड़े रैकेट्स हैं स्मगलिंग के, और जो ये सरदारान हैं, मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा, मगर आप उनको इलेक्शन लड़ने देना भाई। आप उनको सरफराज बुगटी जीत के दिखाएँ मुझे इलेक्शन। वो क्या नाम है उसका, वो अवारान से जो जीतता है, जो पहले इनका चीफ मिनिस्टर था, वो ज़रा जीत कर दिखाए ना, अपने हलके से इलेक्शन जीत कर दिखाए। आप एक दफ़ा प्रॉपर इलेक्शन तो करवाएँ, ये बाप पार्टी के लोग मुझे जीत कर दिखाएँ। तो द थिंग इज़ कि ये प्रॉपर इलेक्शन जब नहीं होगा, जब लोगों के हकूक़ के लिए बात करने से दबाने के लिए उनको इलेक्शन भी नहीं दिया जाएगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो किस तरह से अपनी पॉलिटिकल विल का इज़हार करेंगे। आप ये चाहते हैं कि वो बंदूक उठाएँ, आप ये चाहते हैं कि वो असलहा उठाएँ और बम बारूद से आपसे बात करें, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो फिर आपको अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा। अली वारसी को नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।